So we are doing vector multiplication, and in the vector multiplication we have the three methods of vector multiplication. The first method is multiplication of a vector by a scalar. So when we do the multiplication of a vector by a scalar, so we will get a vector. Definitely we will get a vector. So here we have the example. Suppose हमें पूछा गया है find 3a. 3 तो नंबर है, नंबर हमेशा स्केलर होते हैं. सो एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और वो वेक्टर हमें गिवन है. सो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे? सो करना क्या है, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6i प्लस 9j प्लस 12k. और देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, दैट इज ए वेक्टर. ओके. एंड second is vector multiplied by a vector. So vector multiplied by a vector. एक और है थर्ड भी है. अगेन vector multiply by a vector. Vector multiply by a vector. So यहाँ पे बच्चों दो बार इसको इसलिए लिखा क्योंकि एक बार इसमें स्केलर आता है, एक केस इसमें स्केलर का है और एक केस इसमें वेक्टर का है. ठीक है. इसका एग्जांपल करेंगे. सो इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी ए से चल के बी पॉइंट तक गई, और इसके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो वो ऐसा है. इसके ऊपर अप्लाई किया था एक फोर्स, तभी तो बी तक गई. एक फोर्स हमने अप्लाई किया था. फोर्स इज ए वेक्टर, सबको पता है. वो फोर्स अप्लाई करने के बाद, ये एरो वाली फोर्स अप्लाई करने के बाद, जब हम अपने हाथ से किसी चीज को पुश या पुल करते हैं, सो एक्चुअल में एक वेक्टर फोर्स लगा रहे हैं. एक्चुअल में एक वेक्टर फोर्स हमने अप्लाई की. सो उस वेक्टर फोर्स के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना. सो एक्चुअल में ए से बी तक जाने में कितना वर्क हुआ, तो वर्क कितना हुआ, वर्क इज इक्वल टू एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और ये जो फोर्स है ये वेक्टर है ना. ये भी वेक्टर है. और ये क्या चीज आया मेरे पास, W. ये स्केलर आया है क्योंकि वर्क स्केलर होता है. स्केलर मींस वो जो वर्क है वो स्केलर है. अभी इसको स्केलर की तरह ही डील करेंगे. उसमें सिर्फ क्या है, हम ये चीज देखेंगे कि वर्क कितना हुआ, मैग्नीट्यूड कितनी है. हम वर्क की डायरेक्शन नहीं देखते. भैया वर्क किस डायरेक्शन में हुआ हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें तो वर्क से मतलब है. वर्क की मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. सो वर्क इज अ स्केलर. वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कितने जूल वर्क हुआ. कभी ये नहीं कहेंगे किस डायरेक्शन में कितने जूल वर्क हुआ. जैसे टेम्परेचर का भी है, हीट का भी है. हीट, एक बल्ब को रूम में हमने ऑन किया तो उसकी लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है. ऐसा तो नहीं बोल सकते कि लाइट इज ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. भाई द लाइट इज स्प्रेडेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम, एवरी कॉर्नर, है ना. सो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. सो दैट क्वांटिटी इज हीट, लाइट, वर्क, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि वो डायरेक्शनलेस है, उनमें डायरेक्शन की बात नहीं करते. हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि रूम में कितनी लाइट है, रूम में कितनी हीट है, रूम में कितना टेम्परेचर है. हम ये तो बात नहीं करते हीट की डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर की डायरेक्शन क्या है, लाइट की डायरेक्शन क्या है. ये बल्ब ग्लो कर रहा है, कोई डायरेक्शन की बात करेंगे, हाँ लाइट है, दैट्स ऑल. किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो यहाँ पे जो वर्क है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब अगर हम थर्ड केस की तरफ चलें, वेक्टर इनटू वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर. जैसे हमने एक रोड को लिया और इस रोड को हमने ऐसे किसी एक एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करेंगे. ये इसकी एक्सिस होगी. एक्सिस के अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे. कैसे, दो फोर्सेस लगेंगी तभी तो रोटेट करेगी, एक अपवर्ड फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स. तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है. क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी अबाउट दिस फिक्स एक्सिस, अबाउट दिस फिक्स पॉइंट. सो अब दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती हैं तो तुम्हें पता है बच्चों, ये बन जाता है एक टॉर्क. इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क. इसका एक दूसरा नाम भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कपल. सो हमारे से पूछा जाए फाइंड टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से.
तो फार्मूला क्या आ गया, फोर्स और इन दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन, और इन दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन है एस, सो एफ डॉट एस, एफ इंटू एस। नाउ फोर्स वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और टॉर्क भी वेक्टर है, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन है, टॉर्क की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, टॉर्क की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती, अब यहां पे तो क्लॉकवाइज है। सो ये क्लॉकवाइज है भाई, ये साफ साफ है कि ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज तो एक डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज तो एक डायरेक्शन है। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट कैन गिव ए वेक्टर आल्सो, वेक्टर भी हमें मिल सकता है, राइट। सो तीन तरीके से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर इंटू स्केलर वेक्टर बनेगा, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी बन सकता है, वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी बन सकता है, राइट। सो अब इसके अलावा हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें और डिस्कस करनी है, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट आई विल टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड देन द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, अपनी अपनी एप्लीकेशन है फिजिक्स में। सो डॉट प्रोडक्ट, इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब लेके चलते हैं एक एग्जांपल। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर निकला ए, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से एक वेक्टर निकला बी, एक वेक्टर निकला बी, दोनों के बीच में एक एंगल गिवन है थीटा। सो ये एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। सो अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का जो किसी एंगल थीटा पे है, इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे ए डॉट बी, ऐसे लिखेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट है तो भैया डॉट को ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा ए बी कोस थीटा, ये है डॉट प्रोडक्ट, और उस डॉट को हटा के उसको लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो ठीक है, ए तो इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ए तो ये जो ए है ये तो साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ए वाला वेक्टर। मामला तो ये है कि ये बी कोस थीटा क्या चीज है, ये कंपोनेंट है किस वेक्टर का, इस बी का। तो ये बी का कंपोनेंट है बी कोस थीटा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ बी। नीचे लिखूंगा, चलो ये लिख देता हूं, कंपोनेंट है, और कंपोनेंट है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन कंपोनेंट की वही होगी जो उसकी बी की डायरेक्शन, जिसका कंपोनेंट जो है वो उसी के डायरेक्शन में चलता है। अगर हम ए के कंपोनेंट की बात करते हैं तो फिर उसने ए की डायरेक्शन में ही चलना। ये एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, कंपटीशन में एनडीए, आईआईटी, नीट और जितने भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतनी बारीक बारीक चीजें उनमें पूछी जाती है, ऐसी बारीक चीज कि भाई ये क्या चीज है, ये कोई वेक्टर है इंडिपेंडेंट, ये कोई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ए और इट्स अ कंपोनेंट ऑफ बी, एंड इफ इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बी then its direction is along b. If it is a component of a then its direction is along a. So यहाँ पे इसकी डायरेक्शन तो b की ही डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, so इसको हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, राइट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक रियल एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। ये तो जस्ट एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था। अगर हम एक्चुअल फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, तो वो क्वेश्चन लेके चलता हूं, और वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्क। मान लो हमारे पास ये एक कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ग्राउंड है ये, और इस ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, वुडन बॉक्स।
ये कोई वुडन बॉक्स यहाँ पे रखा गया है, लकड़ी का डिब्बा है ये, राइट। हमें इतनी जानकारी तो है कि इस वुडन बॉक्स का जो वेट है W इज इक्वल टू M इंटू जी, वो सरफेस के ऊपर होगा और वो ऐसे डाउनवर्ड होता है, और ये जो एरो है ये हमेशा पॉइंट करता है अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, राइट। M इसका मास हो गया, इसका मास हो गया M, और G इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब मान लो इसकी ये पोजीशन है A, ये पोजीशन A पे है, और मेरे को इसको लेके जाना है किसी दूसरी पोजीशन B पे, और लेके जाने का तरीका क्या है, मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी तभी जाएगा, बिना फोर्स के तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ दुनिया में बिना फोर्स लगे कोई चीज अपनी जगह नहीं बदल सकती। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कोई चीज बिना फोर्स लगे अपनी जगह नहीं बदल सकती, और कोई चीज अगर ऑलरेडी मोशन में है वो रुक नहीं सकती, तो रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए और चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए। न्यूटन ने इतनी सी बात बोली जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, बिना फोर्स लगाए कोई रुकी हुई चीज चल नहीं सकती और चलती हुई चीज रुक नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगाई, फोर्स को ज्यादातर मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे लगा दिया एक एरो, बट अब की बार फोर्स बच्चों ऐसे नहीं, अब की बार फोर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है। मैंने क्या काम किया, इसके सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स को ऐसे लगाया इस एज के अलोंग, इस एज के अलोंग ऐसे। अब फोर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये फोर्स लगी है, ये फोर्स, अब इस फोर्स के कारण वो बी पे जा सकता है, जाएगा पक्का। और ये जो फोर्स लगी है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर मैं एक एंगल क्रिएट करूं तो साफ साफ मैं दिखा सकता हूं, ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, राइट। सो थीटा एंगल पे ये फोर्स लगी, ठीक है। तो अब इस फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, इस फोर्स को कैसे लिखते हैं, थोड़ी देर के बाद ये बॉक्स यहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे ये बॉक्स पहुंच गया, ठीक है। और ए और बी का बीच का डिस्टेंस भी लिख लेता हूं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस वो कितना हुआ, एस। सो ए से बी तक जाने में अब भी वर्क हुआ, और उस वर्क को कैसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एफ एस, अब साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा। इसको हम ऐसे लिखते हैं वैसे तो, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, देखो यहाँ पे फोर्स तो दिख रहा है ना, फोर्स तो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी सीधा है बिल्कुल, वो भी वेक्टर है, वर्क स्केलर है, तो ये एफ डॉट एस आया, और इस एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिखा था, ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिखा था, तो यहाँ पे एफ डॉट एस को एफ एस कोस थीटा लिखेंगे। अब बच्चों ये तो एक इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ये तो एक इंडिपेंडेंट वेक्टर, अब ये एस कोस थीटा क्या चीज है, एस कोस थीटा क्या चीज है, कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ एस। तो कैसे दिखाएंगे, तो ये एस तो इधर है, ऐसे है ना एस, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये कंपोनेंट एस कोस थीटा है, ये एस कोस थीटा की बात हो रही है यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक ऐसे वेक्टर दिखा सकता हूं ऐसे, और उसका नाम रख दूं एस कोस थीटा, एस कोस थीटा। तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है फोर्स और दूसरा है एस कोस थीटा, एक वेक्टर है फोर्स और दूसरा है एस कोस थीटा, है ना। उन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है ये कोस थीटा, दो वेक्टर हैं, ये एस कोस थीटा क्या हुआ, एस का कंपोनेंट। अब यहाँ पे तीन बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जो W है फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एस के ऊपर डिपेंड करता है और कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एस एफ के ऊपर डिपेंड करता है, छोड़ दो, पता है सारी दुनिया को पता है,
एस के ऊपर डिपेंड करता है, पता है जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना उतना ज्यादा वर्क होगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। बट यहाँ पे हमारा मामला क्या है कि वर्क को अगर हम इस थीटा की टर्म में डिफाइन करें तो 3 तरह के वर्क आएंगे, ठीक है ना। सो केस 1, केस 2 एंड केस 3। थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 हो जाएगा तो कोस 0 कितना हो गया 1, तो W कितना आ गया मेरे पास, W इज इक्वल टू FS, ठीक है बच्चों। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 0, W इज इक्वल टू 0, राइट। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हो गया, कोस 180 डिग्री कितना होता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, साइन 0 0, साइन 90 कितना हो गया 1, 180 कितना हो गया 0। कोस इससे उल्टा होगा, कोस में अगर करेंगे कोस 0 1, 90 0 और ये हो गया 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा कोस 180, तो कितना आ गया मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू, और ये -1 होगा एक्चुअल में, -1, तो W कितना आ गया, W इज इक्वल टू -FS। सो ये वर्क आ गया पॉजिटिव, ये वर्क आ गया 0 और ये वर्क आ गया नेगेटिव। तो 3 तरह के वर्क यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थीटा। हमारा A से B तक वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये फोर्स बिल्कुल ऐसे लगी हो, ऐसे मींस ये A है पॉइंट, ये B है, और फोर्स ऐसे लगी हो, फोर्स की डायरेक्शन भी यही हो और S की डायरेक्शन भी यही हो, तो उस केस में जो वर्क है वो पॉजिटिव है, उस केस में वर्क पॉजिटिव है। अगर S इस डायरेक्शन में होना है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो W 0 होगा। जैसे कोई कुली रेलवे स्टेशन पे किसी पैसेंजर का लगेज लेके जा रहा है, तो लगेज की जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, बट वो लेके ऐसे जा रहा है, तो फिजिक्स कहती है वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको पैसे नहीं देने चाहिए, बट पैसे तो देने पड़ते हैं ना। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वहां पे 0 वर्क है, कोई अपने सर पे सामान को उठा के लेके जा रहा है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कोई वर्क नहीं हुआ। ये देखो फोर्स परपेंडिकुलर है उसके ऊपर और वो जा ऐसे रहा है, ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, तो थीटा 0 है, वर्क डन 0 है। फिजिक्स तो यही बोलती है, फिर भी पता नहीं कुली को पैसे क्यों देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर एस का डायरेक्शन ये है, ये मेरा पॉइंट ए था, पॉइंट ए, एस का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो जो वर्क है वो आ जाएगा नेगेटिव। सो ये 3 तरह के वर्क हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है बच्चों। सो ये तो हो गया हमारा बहुत डिटेल में हमने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया। अब थोड़ा ऐसे ही डिटेल में हम अपना सेकंड पार्ट है जिसको हमने बोला क्रॉस प्रोडक्ट, अब उस क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, राइट। किसी को डाउट इसमें? तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हम वो प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो मैं पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ डॉट प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर्टीज हमारे बहुत काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, राइट। और ऐसा करते हैं कि फिर क्रॉस प्रोडक्ट का एक अलग से ही लेक्चर रखते हैं, अदरवाइज फिर मिक्सिंग हो जाएगा। मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे जाऊंगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी डॉट प्रोडक्ट पे
रोज पे जाऊंगा, फिर डॉट की प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद में क्रॉस की प्रॉपर्टी। तो हम पहले करते हैं कि हम अपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसको मैं हटा ही देता हूँ, क्रॉस को आज के लेक्चर से इसको मैं हटा ही देता हूँ, और सिर्फ हम पूरा लेक्चर रखते हैं अपने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। और अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक या दो ऐसी प्रॉपर्टीज लेके चलूंगा जो ज्यादातर हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम जो पहली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक अकॉर्डिंग टू मी, जो पहली प्रॉपर्टी है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट of unit orthogonal vectors, तो वो कौन कौन से हैं यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इनका स्केलर प्रोडक्ट हम लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं i डॉट j, तो i डॉट j कितना होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे बच्चों, इसको मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं इसको करने का। i j एंड k, ये तीन यूनिट वेक्टर लगाए, ऐसे लगाओ तीन यूनिट वेक्टर। अब हमें यहां से क्लॉकवाइज मूव करना है, यहां से जाएंगे हम j पे, j से जाएंगे हम k पे, और k से वापस जाएंगे हम i पे। सो जब मैंने i डॉट j किया तब तो मेरा 0 आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, 0 आ गया। अब j डॉट k करके देखता हूं, j डॉट k, ये प्रॉपर्टीज है, याद रखना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सॉरी, j डॉट k। सो यहीं पे कर देता हूं j डॉट k। बच्चों ये भी 0 आ रहा है, वी कैन प्रूव इट, बट जरूरत नहीं है प्रूव करने की। उसके बाद k डॉट i करें, अगर k डॉट i करें तो ये भी 0 आ रहा है, राइट। बट अगर मैं ऐसा काम करूं कि एक सेट तो मेरा ये हो गया है ना, और एक ही ऐसा सेट बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और मैंने लिख लिया, i j एंड k, एक और मैंने लिख लिया, और उसमें भी मेरा मामला यही है कि i टू j गए हम, फिर ये j टू k गए हम, और ये गई, तो ये सेट भी सेम वही पैटर्न फॉलो करेगा जो इधर हुआ है। बट अब मैं करता क्या हूं, इस i को इस i के साथ करता हूं, तब देखता हूं क्या आएगा। खुद के साथ i डॉट i, ये हो गया 1। इस j को इस j के साथ करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो ये भी हो गया बच्चों 1। ऐसे k को k के साथ करेंगे तो वो भी हो गया 1, राइट। ठीक है, सो ये एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों, i डॉट j 0 कैसे हुआ, इसका प्रूफ करते हैं हल्का से कि ये ऐसे हुआ कैसे, ये 0 क्यों हुआ, ये 1 कैसे हुआ, है ना। इस वाली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट और इस वाली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट प्रूव करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। एक्चुअल में नाम से ही पता चल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर है बच्चों, अगर तीन वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं तो उनको ऑर्थो नॉर्मल भी बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। भैया सीधी सी बात है, वो तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे करेंगे, ये तीन वेक्टर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर, i j k। तो कैसे दिखाएंगे इसको, ऑर्थोगोनल वेक्टर को हम, ये कोई पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से कोई वेक्टर ये दिखाया, यहां से ये दिखाया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और एक तीसरा वेक्टर दिखाया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं i, एक को लिखेंगे i, एक को लिखेंगे j, एक को लिखेंगे i, एक को लिखेंगे j, और इसको लिखेंगे k। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तभी इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये आ गया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आई डॉट जे किया मैंने, तो क्या करूंगा, आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखते हैं इसको, आई जे कोस थीटा। इसको कैसे कैसे लिखते हैं, आई जे कोस थीटा, ऐसे लिखूंगा ना। अरे दो वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते थे ए बी कोस थीटा, ऐसे ही आई और जे यूनिट वेक्टर हैं, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसे लिखेंगे, आई जे कोस थीटा। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना हो गया, 0। तो क्या हो गया, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये भी कर लोगे, ऐसे ये भी कर लोगे, क्योंकि ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं बच्चों। ऑर्थोगोनल वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है फिजिक्स में इसका, बहुत ही ज्यादा, हर मैक्सिमम फिजिक्स में यूज होने वाली चीज है ये, मैक्सिमम। अब बच्चों ये तो देख ही सकते हो, आई डॉट आई क्या है, अरे ये आई है, एक और आई है यहाँ पे, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई लिखूंगा मैं, आई डॉट आई, तो इसको बच्चों कैसे लिखूंगा, आई कोस थीटा, ओके, कोस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, कोस 0 कितना हो गया, 1, तो क्या हो गया, ये पूरा, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और ये खुद 1 आ गया, तो क्या आ गया, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये हो गई हमारी डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी। सो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि हमें तो ये जो प्रॉपर्टी पड़ी है, इस प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना, इस प्रॉपर्टी से तो हमें अपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। सो अब एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा, जो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। टाइम कितना है, 5 मिनट है ना, कोई बात नहीं। सो हमने एक वेक्टर को लिया बच्चों, ए इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये एक वेक्टर लिया, क्योंकि बच्चों ये आई है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये जो जे है ये वाई एक्सिस पे है, और ये जो के है ये जेड एक्सिस पे है। तो एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, और जेड एक्सिस पे भी है। मींस वो वेक्टर 3D वेक्टर है, 3D वेक्टर, तो ए इज ए 3D वेक्टर, ये 3D वेक्टर है। ऐसे ही मेरे पास एक वेक्टर है बच्चों बी, ऐसे ही मेरे पास एक वेक्टर है बी, वो भी 3D वेक्टर है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हमें पूछा गया है बच्चों, फाइंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये पूछा गया है। निकालें, कैसे निकलेगा, तो पहले क्या काम करेंगे, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को इससे, राइट। ऐसे ही फिर ए वाई को एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, ऐसे फिर ए जेड को इससे इससे इससे, ऐसे करके मामला सोल्व करें, तो देखते हैं क्या आएगा। सो एक्चुअल में निकालना क्या है, ए डॉट बी, तो ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, तो पहले इस ए एक्स को बी एक्स के साथ करूंगा, ठीक है ना, तो ए एक्स इंटू बी एक्स, वो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, लिख लिया। और बच्चों आई डॉट जे तो तुम्हें पता ही है, ए एक्स को किसके साथ किया, बी एक्स के साथ, आई को किसके साथ करना पड़ेगा, तो वो तुम्हें पता ही है क्या होता है, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, ये पूरी चीज क्या हो गई, 0। तो इसको तो लिखने का कोई फायदा नहीं, वैसे ही मैंने टाइम खराब किया इसको लिख के, है ना, इसको लिखने का तो फायदा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब ए एक्स को बी वाई के साथ कर दूं, तो क्या आ गया, ए एक्स इंटू बी वाई,
और आई डॉट जे क्या होता है? अरे एक गलती कर दी तुमने, ए एक्स को बी एक्स के साथ, ये तो आई है ना, आई डॉट आई क्या होता है? तो ये तो लिखना पड़ेगा। अरे मैं ही भूल गया था, ए एक्स इंटू बी एक्स, ये तो 1 आ गया तो लिखना ही पड़ेगा। बट ए एक्स इंटू बी वाई ये 0 हो जाएगा क्योंकि आई डॉट जे 0, तो ये आ गया 0 प्लस ए एक्स को बी जेड के साथ करूंगा तो ये आई डॉट के, ये भी 0, तो एक और 0। ठीक है, और 0 को लिखना तो बेवकूफी होती है, पर फिर भी ऐसी बेवकूफी कर लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इस ए वाई को करूंगा मैं, अब ए वाई को बी एक्स के साथ करूंगा तो जे डॉट आई ये हो गया 0, बट ये बचेगा ए वाई इंटू बी वाई, क्योंकि जे डॉट जे तो 1 होता है। ठीक है, अब इस ए वाई को इससे करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट के 0 होता है। ये लिख लिया हमने 0, 0 लिखने का फायदा नहीं है बट नुकसान भी नहीं है। ए जेड को लिखूंगा तो आई के 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये के वाला बचेगा, तो क्या लिखेंगे? ए जेड बी जेड। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या लिखूंगा? आंसर क्या आया? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड। So this is my final answer, which is called the dot product of two vectors. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।